अब हम लोग चलेंगे सेकेंड हाउस पर। सेकेंड हाउस मतलब इसको धन भाव बोलते हैं, इसको कुटुंब भाव बोलते हैं। सेकेंड हाउस को धन भाव बोलते हैं, सेकेंड हाउस को कुटुंब भाव बोलते हैं। इसको हाउस ऑफ सस्टेनेंस भी बोलते हैं, मतलब व्यक्ति को सस्टेन करने के लिए, व्यक्ति को सस्टेन करने के लिए सेकेंड हाउस बहुत जरूरी है। अब व्यक्ति पैदा तो हो गया, व्यक्ति पैदा तो हो गया, लेकिन अब वो बड़ा हो रहा है। बड़ा होते समय उसकी कुछ जरूरतें हैं, उसकी कुछ निर्भरताएं हैं कि किन चीजों पर, किन लोगों पर वो आश्रित है, किन लोगों पर वो आश्रित है, किन लोगों पर निर्भर है जीवन में। इसलिए इस हाउस को हाउस ऑफ सर्वाइवल भी बोला जाता है। इस हाउस को हाउस ऑफ सर्वाइवल भी बोला जाता है। बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है, बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है, तो बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो सर्वाइवल की प्रक्रिया सीख रहा होता है। अब सर्वाइवल की प्रक्रिया क्या है? सर्वाइवल की सबसे बड़ी प्रक्रिया है कि वो खाना सीखता है, वो बोलना सीखता है, वो खाना सीखता है, वो बोलना सीखता है। बोलना इसलिए जरूरी है कि जब तक अपने को कम्युनिकेट नहीं करेगा, जब तक बोलेगा नहीं, तब तक अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचा नहीं पाएगा। ठीक है? खाना इसलिए जरूरी है क्योंकि बिना खाए कोई जीवित नहीं रह सकता है। अब आदमी का बच्चा ही शायद सबसे ज्यादा अपने परिवार पर या अपने कुटुंब पर निर्भर करता है। बाकी हर जीव के बच्चे रिलेटिवली बहुत कम समय में इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। वो सर्वाइवल के लिए किस पर निर्भर करता है? अपने कुटुंब पर। इसलिए इस भाव को कुटुंब भाव बोलते हैं। शुरू में फर्स्ट हाउस में हम लोगों ने जिस आइडेंटिटी की बात की थी, वो आइडेंटिटी उसके शरीर के उत्पत्ति की थी। उसकी सोशल आइडेंटिटी उसके कुटुंब से बनती है। किस कुल का है, किस कुटुंब का है, किस संस्कार को लेकर पैदा हुआ, किस संस्कृति में जन्मा है, मतलब उसका परिवार, कुटुंब जो है, सबसे पहले वही उसकी आइडेंटिटी को तय करता है। बच्चा यहां पर क्या होता है? बच्चा यहां पर चलना सीखता है, बोलना सीखता है। प्रारंभिक शिक्षा उसको यही मिलती है। प्रारंभिक शिक्षा क्या? कि बड़े हैं तो उससे कैसे बिहेव करना है, छोटे हैं तो उससे कैसे बिहेव करना है। हम उम्र कोई बच्चा आया तो उसके साथ चीजें शेयर करनी है। कोई बड़े आए तो उनको प्रणाम करना है। पूजा हो रही है तो मंदिर में प्रणाम करना है। तो ये सारी चीजें, ये एकदम प्रारंभिक शिक्षा है। तो प्रारंभिक शिक्षा उसको कहाँ मिलती है? अपने परिवार में, अपने कुटुंब में मिलती है। उसके बड़े जो होते हैं, उसके माता पिता, दादा दादी, बड़े भाई बहन, चाचा चाची, ये जो होते हैं, ये जो पूरा मिलकर एक कुटुंब बनाता है। आजकल तो न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट हो गया। तो न्यूक्लियर फैमिली इज नॉट प्रॉपर कुटुंब, लार्जर कंसेप्ट है। तो पहली शिक्षा उनको कहां मिलती है? पहली शिक्षा, पहला मेंटोर जो उनके जीवन को निर्मित करता है,
उनके जीवन का निर्माण करता है वो उनको सेकंड हाउस में मिलता है। बच्चा बोलने की शुरुआत करता है, लेकिन यहां पर उसका बोलना जो है वो सिर्फ उसका बोलना जो है वो सिर्फ चीजों का दोहराव होता है, रिपीटिशन होता है। यहां पर वो उसके अर्थ को नहीं समझ रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे रिकॉग्निशन थ्रू रिपीटिशन, बार बार रिपीटिशन से वो चीजों को, वो इमोशंस को, वो संबंधों को रिकॉग्नाइज करने लगता है। बार बार बोला जाता है कि ये दादाजी हैं, ये दादाजी हैं, तो वो समझने लगता है कि ये दादाजी हैं, कि दादाजी कोई चीज होते हैं, ये दादाजी हैं। और उसके बाद वो समझता है कि असल में दादाजी हैं क्या। शुरू में जब वो दादाजी बोलना शुरू करता होगा या पापा बोलना शुरू करता होगा, तो पापा का एग्जैक्ट मीनिंग वो नहीं जानता है। वो सिर्फ एक शब्द सीखता है और उस शब्द को किसी वस्तु के साथ या किसी व्यक्ति के साथ या किसी स्थिति के साथ जोड़ लेता है। लेकिन यही जोड़ने की प्रक्रिया बच्चे के दिमाग के विकास की प्रक्रिया है। यही जोड़ने की प्रक्रिया बच्चे के दिमाग के विकास की प्रक्रिया है। तो यहाँ पर उसको शब्द ज्ञान मिलता है, यहाँ पर उसको भाषा ज्ञान मिलता है, यहाँ पर उसको भाषा का संस्कार मिलता है। आप अलग अलग इलाके में जाएंगे तो आप देखेंगे कि कहीं का बच्चा पैदा होते ही बहुत ज्यादा गाली बकना सीख जाता है। 3 साल, 4 साल, 5 साल का बच्चा जिसको कि ढंग से चीजें बोलने नहीं आ रही हैं, वो गाली दे के बात करता है, कहीं बड़े सुसंस्कृत रूप में बात करता है। तो इसको बोलते हैं कि संस्कार, उसके अंदर किसी चीज को लेकर ग्रहण क्या कर रहा है। तो भाषा का संस्कार सीखता है, बोलने का तौर तरीका सीखता है। बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक ज्ञान यहीं पर उसको मिलता है। अब हम लोग 2 साल, 2.5 साल में बच्चों को कहाँ किसी स्कूल में भेज देते हैं सर, प्ले स्कूल में। ठीक है, लेकिन पहले 5 साल के पहले कोई भी बच्चा किसी तरह का कोई स्कूल नहीं जाता था। नंबर 1, एक ज्वाइंट फैमिली होती थी, बड़ा परिवार होता था जिसमें माँ बाप, दादा दादी, चाचा ताऊ, सब तरह के लोग होते थे। और हर व्यक्ति से वो बच्चा अलग अलग तरीके से जुड़ा होता था, हर व्यक्ति उसको अलग ढंग से ट्रीट करता था और अपने तरीके से उसको चीजें सिखाता था। तो प्रारंभिक शिक्षा उसकी अपने कुटुंब में शुरू हो जाती है। प्रारंभिक शिक्षा उसकी कुटुंब में शुरू हो जाती है। और जब कुटुंब में उसकी शिक्षा होती है तो अपने कुल, खानदान, अपनी परंपरा, अपनी वंश परंपरा के अनुसार उसको संस्कार भी मिलते हैं और जीने का तौर तरीका भी सिखाया जाता है। हाउस ऑफ सर्वाइवल है। हाउस ऑफ सर्वाइवल के लिए जीवन में जीने का तरीका आना बहुत जरूरी है। तो जीने के तरीके का इनिशियल स्टेज यहीं से शुरू होता है। खाना खाने का इनिशियल स्टेज यहीं से शुरू होता है। बच्चा थोड़ा बहुत खुद भी खाने लगता है, भागना सीखता है, दौड़ना सीखता है, खान पान की आदतें सीखता है। तो प्रारंभिक आदतें खान पान को लेकर, अपने बात व्यवहार को लेकर और अपने संस्कार को लेकर उसको इसी सेकंड हाउस में मिलते हैं। प्लस पहनने ओढ़ने को लेकर कि किस तरह का उसका पहनावा होगा, किस तरह के कपड़े वो पहनेगा, किस तरह के कपड़े नहीं पहनेगा। साफ कपड़े पहनेगा,
अपने को साफ सुथरा अच्छा रखेगा या किसी भी तरीके से गंदे तरीके से रखेगा। ये सारी चीजें, ये सारी आदतें वो में ही सीखता है। अब यहां से क्या क्या आया? यहां से भोजन आया, यहां से संस्कार आया, यहां से लाइवलीहुड आया, यहां से स्पीच आया। यहां से संस्कार आया, यहां से लाइवलीहुड आया, यहां से स्पीच आया, यहां से भोजन आया, यहां से पहनावा आया, यहां से इसको धन भाव भी बोलते हैं। धन भाव मतलब धन कई तरह से देखते हैं हम लोग, इसको हमेशा ध्यान में रखना होगा। पूरे ज्योतिष के सिलेबस में या उसके अलावा भी और अपने जीवन में भी धन सबसे बड़ा, हम किस चीज को धन मानेंगे? एक कुछ है ना कि स्वास्थ्य धन गया तो फिर आ सकता है, और धन गया तो फिर आ सकता है, स्वास्थ्य गया तो सब कुछ गया, और चरित्र गया तो, इस तरह का कुछ एक श्लोक है या दोहा है या कहावत है, आई डोंट रिमेम्बर। मतलब कि आपका चरित्र भी आपका धन है, आपके संस्कार भी आपके धन है, आपके कुटुंब भी आपके धन है। धन मतलब सिर्फ 2000 का नोट वाला धन नहीं होता है। हालांकि सेकंड हाउस आपका धन को भी बताता है कि आप अपने साथ धन को लेकर किस तरह की संभावनाएं लेकर आए हैं। धन के प्रति आपका अप्रोच क्या है? धन के प्रति आपका अप्रोच क्या है? अपने साथ आप किस तरह की संभावनाएं लेकर आए हैं? अगर धन भाव बहुत अच्छा है, बहुत समृद्ध है, धन भाव बहुत अच्छा है, बहुत समृद्ध है, इसका मतलब है धन भाव बहुत अच्छा है, बहुत समृद्ध है, इसका मतलब है कि आपके पास धन के स्रोत काफी हैं। लेकिन धन का स्रोत होना और धन होना दोनों में अंतर है। धन का स्रोत होना और धन होना दोनों में अंतर है। जैसे आपके पास किसी ने आपकी जमीन के नीचे, मेरा एक मकान है और उस जमीन के नीचे 100 मन सोना गड़ा है, तो 100 मन सोने का गड़ा होना और वो 100 मन सोना मेरे हाथ में होना जिसको मैं यूटिलाइज कर सकूं, इस दोनों में बहुत अंतर है। वैसे ही सेकंड हाउस जिस धन को बता रहा होता है, वो आपका स्रोत बताता है कि आपका पूर्व जन्म से ईश्वर ने आपके धन भाव को कैसा करके भेजा है, संकुचित किया है, छोटा किया है या बड़ा करके भेजा है। जैसा भी भेजा है उसको एक्सप्लोर करना हमारी जिम्मेदारी है। बिना एक्सप्लोर किए वो नहीं मिलता है। ऑफ कोर्स कुछ पोर्शन तो जन्म के साथ ही मिल जाता है, क्योंकि अगर आप धनी कुटुंब के बीच पैदा हुए तो धन का सुख आपको जन्म के साथ मिलेगा। अगर आप गरीब कुटुंब के यहां पैदा हुए तो धन का वो सुख आपको जन्म से नहीं मिल पाएगा। लेकिन जीवन में आपके अपने जीवन में आपको मिला क्या है, ये सोर्स सेकंड हाउस शो करता है। भाषा तो धन भाव ये इसलिए है, भाषा, संस्कार, आदत, फूड हैबिट्स,
और पारिवारिक परिवेश, आपकी भाषा, आपका संस्कार, आपकी आदत, आपके फूड हैबिट्स, आपका पारिवारिक परिवेश, ये सब आपके जीवन में सबसे बड़े धन के रूप में काम करते हैं। आप मीठा बोलेंगे, आप सम्मान पाएंगे, आपकी आदतें अच्छी होंगी, आपके संस्कार अच्छे होंगे, आप लोगों के बीच बैठ पाएंगे, आप लोगों के बीच इज्जत पाएंगे, आपके फूड हैबिट्स अच्छे होंगे। हाँ, हम जैसा भोजन करेंगे, सर का एक वीडियो भी आया था, अगर आप लोगों ने देखा होगा, भोजन के ऊपर, कि हम जैसा भोजन करेंगे वैसी भाषा बोलेंगे। एक तो ये, दूसरा सबसे बड़ी चीज कि हम जैसा भोजन करेंगे वैसा ही हमारा स्वास्थ्य होगा। हम जैसा भोजन करेंगे वही हमारे स्वास्थ्य में रिफ्लेक्ट करेगा, और स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। हमारा पारिवारिक परिवेश, अगर हम अच्छे घर में जन्मे, तो हमारी परवरिश बहुत अच्छी होगी। जो कहावत है कि भाई ये आदमी सिल्वर स्पून लेकर पैदा हुआ है, आपकी परवरिश बहुत अच्छे तरीके से होगी, आपका सारा जीवन एक सुचारू गति में आ जाएगा। आपका पारिवारिक परिवेश उतना अच्छा नहीं मिला तो आपका जीवन सुचारू आने में बहुत प्रयास करना पड़ेगा आपको। ठीक है। नंबर 2, जब हम वाणी की बात करते हैं तो हम लोग वहां पर इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे कि वाणी के दोष की भी बात हम लोग सेकंड हाउस से ही करेंगे। एक चीज ज्योतिष में बड़ा जरूरी है, इसको ध्यान रखा जाए कि जिस चीज को जहां से देखते हैं उसके खराब होने को भी, उसके निगेटिव होने को भी, या उसके नहीं होने को भी वहीं से देखेंगे। तो जब हम वाणी को यहां से देख रहे हैं तो वाणी में किसी तरह का दोष होगा, उसको भी यहीं से देखेंगे। वाणी में दोष का क्या मतलब है? वाणी में दोष का मतलब 2 तरह का है। एक तो फिजिकल दोष हुआ, मतलब कोई बोलने में तुतला रहा है, या हकला रहा है, या गूंगा है। दूसरा दोष क्या हुआ कि उसकी भाषा अच्छी नहीं है, वो गाली गलौज की भाषा बोलता है, नंबर 1। नंबर 2 कि कई बार जीवन में बहुत लोग मिलेंगे जो बात कुछ और चल रही है और वो बोलना कुछ और शुरू कर देंगे, जिनको हम लोग बोलते हैं कि ये बेमौसम की बरसात हो गई। तो या बात पर आपका कंट्रोल नहीं रहा, तो वाणी में दोष को हम लोग कहां से देखेंगे? वो भी सेकंड हाउस से देखेंगे। इसलिए सेकंड हाउस वाणी को लेकर, धन को लेकर। अच्छा, धन में एक चीज देखना है कि धन में सोने, हीरे, जवाहरात, आभूषण, इस तरह की जो भी चीजें हैं, सोने, हीरे, जवाहरात, आभूषण, जमा पैसा, ये सेकंड हाउस से देखा जाता है। जमीन, जायदाद, मकान, ये 4th हाउस बताता है। रेगुलर इनकम, आय, लाभ, ये 11th हाउस बताता है। ये 11th हाउस बताता है। ठीक है। तो एक तो पैसा के लिए हो गया, वहां पे क्या है, ये धन का मार्ग बता रहा है आपको। ये धन का मार्ग बता रहा है कि पूर्व जन्म के कर्मों के तहत ईश्वर ने आपको इस जन्म में
भोगने के लिए कितना धन देके भेजा है। अब उसको आप कैसे एक्सप्लोर करते हैं, ये कहानी आगे के भावों में पता चलेगी। ये कहानी आगे के भावों में पता चलेगी। यहां पता ये चलेगा कि आपके हिस्से 15 लाख आया या नहीं आया। ठीक है, तो सेकेंड हाउस में ये आपके डेली रूटीन वाले वर्क को भी बताता है, आपके एटिकेट्स को बताता है, आपके जो संस्कार हैं, इसी संस्कार का पार्ट होता है पहना। ये यहाँ भोजन भी है, यहाँ वस्त्र भी है। तो आप अपने आप को सजा संवार कर रखते हैं, आप अपने आप को सजा संवार कर रखते हैं, आप अपने आप को ऐसे ही बेतरतीब रखते हैं, आप करीने से कपड़ा पहनते हैं या बस ऐसे ही कुछ भी पहन लेते हैं। ये सारी चीजें सेकेंड हाउस से पता चलती हैं। यहां पर राशि कौन सी आ रही थी सेकेंड हाउस में काल पुरुष की कुंडली में, कोई बताएंगे? टॉरस के लॉर्ड कौन है? वीनस। शुक्र। और जब हम लोगों ने वृष लगन की बात की थी, तो बात की थी कि वृष लगन के लोग बड़े कायदे से रहते हैं। वृष लगन के लोग बड़े कायदे से रहते हैं। वृष लगन के लोग, वृष राशि के लोग बड़े कायदे से रहते हैं, बड़े साफ सुथरे रहते हैं, बहुत माने एटिकेट्स के साथ रहते हैं। ये सारी बातें हम लोगों ने की थी। ठीक है, प्लस वृष लगन के लोग मेहनती होते हैं। जब आप जीवन का सर्वाइवल सीख रहे होते हैं, जब आप जीवन का सर्वाइवल सीख रहे होते हैं, तो उस बच्चे से पूछिए जो घुटनों के बल चल रहा है या पहली बार चलना सीख रहा है, आप उससे पूछिए कि वो कितना मेहनत कर रहा है। उसको जब भूख लगती है और वो किसी को बुलाता है, उस समय उसकी मेहनत को जानिए। जब वो बुलाने की स्थिति में नहीं, जब वो एकदम अंदर से बिलख बिलख के रोता है, अपनी माँ को बुलाता है या जिसको भी बुलाता है घर में, अगर उसको आप अकेले छोड़ दिए और वो ज्यादा देर भूखा रह गया, वो किस तरह से बिलख के बुलाता है, उसमें आप उसकी मेहनत को देखिए। उतनी मेहनत अपनी भूख को शांत करने के लिए हम और आप आज के डेट में नहीं करते हैं। तो सेकंड हाउस जो है, सेकंड हाउस इसलिए आपके हैबिट्स को डेवलप करता है, आपके डेली रूटीन का है, आपके संस्कार का है, आपकी वाणी का है, आपके अनुशासन का है, आपके वैल्यूज का है, आपके धन का है। धन में किस तरह के धन का है, ये हम लोगों ने जिक्र किया। ठीक है, सेकंड हाउस को, अब ये सारी पॉजिटिव चीजें हम लोगों ने देखी। सेकंड हाउस को अब क्या होने वाला है, अब एकदम एंटी क्लाइमेक्स होने वाला है। सेकंड हाउस को मारक भाव भी बोलते हैं। सेकंड हाउस को मारक भाव भी बोलते हैं। मारक मतलब मारने वाला। ये हम सब ने कभी ना कभी सुना होगा कि भाई इनकी मार्केश की दशा चल गई है, या इनका मार्केश शुरू हो गया है। तो या तो अपने घर परिवार में सुना होगा या अड़ोस पड़ोस में सुना होगा, जरूर सुना होगा लोगों ने। तो उसमें प्रायः बोला जाता है कि भाई मार्केश की दशा चल रही है, तो अक्सर लोग बहुत डर जाते हैं। नंबर 1 शब्द ही ऐसा है मार्केश, कि भाई मार्केश आ गया, अब तो मार ही देगा। तो मार्केश का मतलब मारना नहीं है, नंबर 1। मार्केश का मतलब
मारक भाव, हर भाव सिर्फ कुंडली में पोटेंशियल बता रहा होता है, हर भाव आपको आगाह करता है। ये भाव मारक भाव क्यों है, इसकी चर्चा हम लोग अभी नहीं करेंगे। इसकी चर्चा हम लोग अभी नहीं करेंगे, अभी नोट कर लीजिए। जब हम लोग 7th या 8th हाउस पे पहुंचेंगे तो हम लोग बात करेंगे कि ये मारक भाव क्यों है। इसलिए कि हर व्यक्ति की कुंडली में 2 भाव मारक भाव होते हैं। पहला भाव होता है 2nd हाउस, दूसरा भाव होता है 7th हाउस। वही 7th हाउस जो कि आपको पति या पत्नी भी देता है, वही 7th हाउस जो आपको डेली इनकम भी देता है। ठीक है, तो 2nd हाउस मारक भाव भी है। मारक मतलब मारने वाला नहीं, मारक मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला। मारक मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला। सनातन धर्म में मृत्यु 8 प्रकार की बताई गई है, जिसमें सबसे लास्ट जो है वो दैहिक मृत्यु है, जिसमें देह मर जाता है। उसके पहले 8 प्रकार की मृत्यु का वर्णन है। तो मारक भाव मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट। मृत्यु तुल्य कष्ट मतलब जरूरी नहीं है कि वो दैहिक रूप में ही हो, वो आपको मानसिक रूप में, आर्थिक रूप में, दैहिक रूप में, तीनों रूप में कष्ट पहुंचा सकता है। वो तीनों रूप में कष्ट पहुंचा सकता है। ठीक है, तो सेकंड भाव हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे सस्टेनेंस के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भाव है।